हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत। तो चलिए हम बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि पुनर्बलन है क्या। देखिए, जब भी हम पुनर्बलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग है वो क्लियर होता है। पर अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आप इसको डिफ़ाइन करो तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो समझिए, पुनर्बलन एक्चुअल में है क्या। अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लो कि कई बार जैसे किसी बच्चे का जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, अगर उसकी स्टडी में इंटरेस्ट कम हो रहा है और माँ बाप उसको, पेरेंट्स उसको क्या बोल देते हैं, बच्चे अगर आप इस बार फर्स्ट आओगे तो हम आपको साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है, अब बच्चे को साइकिल चाहिए और वो साइकिल के लिए साइकिल प्राप्त करने के लिए वो फिर से अपनी स्टडी उसी रुचि के साथ स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो साइकिल है उसने किसका काम किया है, पुनर्बलन का काम किया है। ठीक है, तो पुनर्बलन आप किसे कह सकते हो। देखिए, जब भी किसी उद्दीपक से अगर अनुक्रिया में बढ़ोतरी होती है, जो हम कार्य चाहते हैं अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो वही क्रिया, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुनर्बलन। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, किसी भी उद्दीपक की वजह से अनुक्रिया में बढ़ोतरी ही क्या कहलाता है, पुनर्बलन। अनुक्रिया में बढ़ोतरी होना वो क्या कहलाएगा, पुनर्बलन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में जो एक उद्दीपक की तरह हमारे कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस थ्योरी को समझते हैं। इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, यानी कि ये थ्योरी हमें दी थी सीएल हल ने। क्लॉर्क हल भी बोलते हो, क्लॉर्क लियोड हल, सीएल हल ने ये थ्योरी हमें दी थी। ठीक है, इनका क्या कहना था, हल कहते थे, सीएल हल कहते थे। मैंने जब आपको अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषाएं पढ़ाई थी तब मैंने आपको सीएल हल की भी परिभाषा पढ़ाई थी और मैंने बताया था कि सीएल हल कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, तो अगर उस लर्निंग में आपकी नीड है, अगर आपकी आवश्यकता है, तो जो सीखना है वो आपका आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाओगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि सीखना सार्थक होगा। ठीक है, तो सीएल हल क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत इनका यही कहता है कि सीखना जो है वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति है। क्या कहता है कि सीखना आपकी आवश्यकता की पूर्ति है। सीखना आवश्यकता पूर्ति है, आवश्यकता पूर्ति है। ठीक है, ये समझने के लिए लिख लीजिए आप। मतलब क्या कहना चाहते थे सीएल हल, ये कहना चाहते थे कि अगर आप अधिगम कर रहे हो तो उसमें जो फर्स्ट जो चीज़ चाहिए आपको, वो आपकी आवश्यकता, वो आपकी नीड होती है। ठीक है, किसी भी लर्निंग में जो फर्स्ट चीज़ है आपकी, वो आपकी नीड है। ठीक है, मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ किसके लिए रहे हो, जॉब के लिए। अब जो जॉब है उसकी आपको नीड है। ठीक है, आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाना होगा, आपको कोई गाड़ी खरीदनी होगी, पहले आपकी नीड है कहीं ना कहीं, तब जाके आपका एम आया है। ठीक है, तो सीएल हल कहते हैं कि लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपकी आवश्यकता। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए आपको क्रम में लगा के पूछेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रम सही है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए कौन सा क्रम सही है। तो मान लिया कि आपको फर्स्ट पे लक्ष्य दे देगा, सेकंड पे आवश्यकता दे देगा। ठीक है, बाद के ऑप्शंस तो आप फिर भी पहचान लेते हो, कंफ्यूजन इन दो में होती है। तो देखिए, यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं सीएल हल हमें। हल क्या कहते हैं कि पहले आपकी नीड आती है। ठीक है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, वो आपका लक्ष्य है, पर उस लक्ष्य के बारे में आपने तब सोचा होगा जब आपकी नीड रही होगी। ठीक है, आपको जॉब तब चाहिए, आपने जॉब के बारे में तब सोचा होगा जब आपको पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमेशा फर्स्ट पे लर्निंग में आवश्यकता आती है, ना कि लक्ष्य।
ठीक है, अभिप्रेरणा भी मिल सकता है आपको इसकी जगह पे। तो फर्स्ट पे आपकी नीड आएगी, उसके बाद आएगा एम या फिर लक्ष्य, और उसके बाद आएंगे बाकी के सारे स्टेप्स जो आप लर्निंग करने के लिए फॉलो करते हो। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई आपको कि सीएल हल ने हमें सीखने के लिए क्या कहा था कि सीखना एक आवश्यकता की पूर्ति है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को तभी सीखते हैं जब उससे हमारी आवश्यकता जुड़ी होती है। इन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1915 में, और मैंने जब आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने वहाँ पे आपको एक शब्द बताया था कि व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपसे शब्द पूछता है पुनर्बलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किया था थॉर्नडाइक ने। और अगर आपसे पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ये पूछता है तो आप क्या कहोगे, सीएल हल ने। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अपनी इस बुक में इन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो चलिए अब इनके सिद्धांत को थोड़ा सा और समझते हैं। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर, और हमें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि कैसे नीड फर्स्ट पे आती है। ठीक है, कैसे किसी भी कार्य को जब हम सीखते हैं तो उसमें नीड सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने चूहे को एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ एक तरफ इन्होंने रख दिया खाना, ठीक है, फूड रख दिया, और एक तरफ रख दिया पानी का ग्लास। ठीक है, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नीड इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है, मान लो कि इन्होंने चूहे को बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिठा दिया चूहे को। ठीक है, अब ये प्रयोग से हमें बताते हैं कि अगर चूहे को प्यास लगी है तो इस रूम से निकल के वो सीधा पानी के पास जाएगा। ठीक है, इस रूम से निकल के वो पानी के पास जाएगा। और इस प्रयोग में जो इन्होंने चूहे के लिए जो रास्ते बनाए थे वो भूल भुलैया टाइप थे, इसलिए इनके सिद्धांत को हम भूल भुलैया सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो अन्य नाम सीखो अब आप यहाँ से इनके प्रयोग से। बात तो आपको पता चल गई कि वो कह रहे हैं अगर चूहे को प्यास लगी है तो वो पानी ही पिएगा, पानी के पास ही जाएगा, वो खाने के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या समझा रहे हैं कि उसकी आवश्यकता पानी है, उसको प्यास लगी है तो वो पानी के पास जाएगा भले ही वहाँ पर फूड रखा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चूहा पानी के पास जाएगा। अगर आप प्रक्रिया समझना चाहते हो आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, पहले अन्य नाम देख लीजिए इसके, हम किन अन्य नामों से जान सकते हैं। देखिए, इन्होंने चूहे को रखा था एक ऐसे रूम में, एक ऐसे जगह पे जहाँ का रास्ता क्या था, भूल भुलैया टाइप था। ठीक है, वो गुम भी हो सकता था, अगर वो यहाँ से आता तो शायद वो फूड के पास पहुँचता, पर वो फूड के पास नहीं गया, वो वापस आके उसको प्यास लगी थी तो वो कहाँ गया, पानी के पास। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को हम भूल भुलैया सिद्धांत भी कहते हैं, भूल भुलैया सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, देखिए आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने आवश्यकता को ही फर्स्ट महत्वपूर्ण माना है, आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक और वर्ड यूज किया है, आवश्यकता कमी का सिद्धांत, आवश्यकता कमी की पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि जिस चीज़ की आपको कमी है उसको पूरा करना चाहते हो आप। ठीक है, अब और किन नामों से जान सकते हैं, देखिए मान लो कि एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, बहुत लेजी है। ठीक है, अब उसको चाहिए पानी, उसको बहुत प्यास लगी है। ठीक है, कोई और देने वाला नहीं है, तो चाहिए कितना भी लेजी हो इसको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ, फर्स्ट इसकी नीड आ गई, इसकी आवश्यकता आ गई। ठीक है, इसको प्यास लगी है। ठीक है, तो प्यास क्या हो गया, यहाँ पे प्यास इसका चालक हो गया। ठीक है, अंतर्नोद हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा भाई, उठ के पानी पीना ही पड़ेगा, चाहिए कितना भी लेजी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है ये,
है ना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल पानी पीना, तो इसको उठना ही पड़ेगा, भले भी कितना भी लेज़ी हो, कैसे भी करके ये पानी तक जाएगा और पानी पिएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं चालक अंतर्नोद, ठीक है। फिर ये जब उसको प्राप्त कर लेता है तब किसका निर्माण होता है, सबलीकरण का। सबलीकरण है क्या, सबलीकरण एक ऐसा व्यवहार है, सबलीकरण एक व्यवहार है जो हम बार बार करके सीख जाते हैं, ठीक है, जो हम बार बार करके सीख। बंदे को प्यास लगी थी, ठीक है, अब प्यास क्या थी, अब प्यास बुझाना क्या थी, उसकी आवश्यकता, ठीक है। अब उसको पानी के पास पहुंचना था, ठीक है, पानी चाहिए उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसलिए अब हम इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी दे सकते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश में नाम ज़रूर पढ़ते हैं। हम इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। अब जब वो प्यास बुझा लेगा अपनी, तो क्या होगा, एक उसको खुशी मिलेगी, प्रणोद, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रणोद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत कई बार पूछा गया है, सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत भी हम किसको बोलते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत को, ठीक है। तो ये कुछ अन्य नाम थे, इसको हम गणितीय सिद्धांत भी बोलते हैं, गणितीय सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। नेमिंग बहुत सारी बन जाती हैं। उद्दीपक की बात हुई है तो इसको हम उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उद्दीपक, क्योंकि उद्दीपक है ना, हमें उद्दीपक मिला है तभी हमने क्या किया, प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी, हमारी क्रियाएं शुरू कर दी, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, पुनर्बलन कह रहे हैं, अगर हमें वही प्रतिक्रियाएं चाहिए तो। इसीलिए हम इसको उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अब क्या करोगे, इतने सारे नेमिंग याद करोगे क्या, नहीं याद नहीं करनी है, आप सिर्फ मीनिंग समझिए। देखिए सभी नेम इनके प्रयोग से ही निकाल दिए हमने, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे के ऊपर। इन्होंने कहा कि एक साइड में खाना रखता हूँ, एक साइड अगर मैं पानी रखता हूँ, और जो जहाँ पे इन्होंने चूहे को रखा वहाँ पे भूल भुलैया जैसा रास्ता था, ठीक है। हो सकता है वो पहले, अगर उसको प्यास लगे, हो सकता है कि वो पहले खाने के पास पहुँच जाए, पर वो खाना नहीं खाएगा, वो फिर से रास्ता ढूंढेगा पानी तक पहुँचने का, ठीक है। तो यहाँ से ये बताना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है उसकी आवश्यकता। अब चूहे को पानी की ज़रूरत थी तो वो पानी के पास जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने भूल भुलैया जैसा रास्ता बनाया था, इसलिए इनके सिद्धांत को भूल भुलैया का सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता की तो इन्होंने बात ही की है, इन्होंने कहा ही है, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी आवश्यकता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांत को हम आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। चालक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चालक इम्पोर्टेंट है, प्रणोद इम्पोर्टेंट है, अंतर्नोद इम्पोर्टेंट है कि अगर प्यास लगी है तो उठ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे चालक क्या है, पानी, आपको जैसे ही मिलेगा आपकी प्यास शांत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। हम जैसे अब चूहा है ना, अब उसको एक बार पानी मिल गया, ठीक है, दोबारा जब भी आप उसको छोड़ोगे इसी रास्ते पे तो धीरे धीरे उसकी जो क्रियाएं हैं इसमें टाइम होना लगना कम हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि बार बार व्यवहार करने से वो जो व्यवहार है वो हम सीख जाते हैं, इसीलिए हम इसको सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। उद्दीपक की बात हुई है कि अगर किसी उद्दीपक से आपकी अनुक्रिया में बढ़ोतरी हो रही है, वही क्या है, पुनर्बलन है। इसीलिए हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। ये कुछ नाम थे, प्रयोग को हमने समझा। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं इसकी। हल के साथ साथ स्किनर साहब जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत का पूरा समर्थन किया था और इन्होंने कहा था, स्किनर साहब ने कहा था कि यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो ये डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, इसको लिख लीजिए। स्किनर का कथन था कि पुनर्बलन अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है,
सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, ठीक है। पुनर्बलन क्या है? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये बात किसने बोली थी? स्किनर ने, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए स्किनर ने हमें पुनर्बलन की अवधारणा दी थी, पुनर्बलन की अवधारणा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से पूछ सकते हैं। अगर पूछे कि व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग पूछता है अगर आपसे, शब्द का प्रयोग, तो आप क्या कहोगे? थॉर्नडाइक, ठीक है। शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगर आपसे पुनर्बलन की अवधारणा पूछता है तब आपका जवाब क्या होगा? स्किनर, ठीक है। और अगर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो 1915 में ये किसने किया था? CL हल ने, ठीक है। अब हम प्रयोग समझ चुके हैं, इनके नाम भी देख चुके हैं कि इस प्रयोग को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्बलन की अवधारणा की। तो देखिए ये कहते हैं कि पुनर्बलन जो है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, दो तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन वो पुनर्बलन जिससे हमें प्रशंसा प्राप्त होती है और हमारी अनुक्रिया में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन में हम कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे के फर्स्ट आने पर उसको प्राइज़ देना, टेस्ट में नंबर अच्छे आने पर टीचर का गुड देना, वेरी गुड बोलना, उसकी प्रशंसा करना, तो ये सभी क्या है? ये सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, देखिए सकारात्मक पुनर्बलन की भी यहाँ पे बात हुई है कि ये दो तरीके से होता है, दो तरीके से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक। सकारात्मक पुनर्बलन तो हमें समझ में आ गया कि हम कोई चीज़ दे रहे हैं, प्रशंसा दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, ठीक है, और उससे हमारी अनुक्रिया में बढ़ोतरी हो रही है। अब ये दो तरीके से हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हमें हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो किस में आ जाते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति, या फिर आप क्या कह सकते हो, जन्मजात जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति, वो किस में आएगा? हमारा प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कोई बच्चा कक्षा में प्रथम आता है तो प्रिंसिपल उसको पुरस्कार प्रदान करता है, यह पुनर्बलन का कौन से पुनर्बलन का उदाहरण है? तो देखिए पुरस्कार प्रदान करना, ये तो हमें पता चल गया, कोई चीज़ दी जा रही है, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन में और नकारात्मक पुनर्बलन में इतना ही अंतर है कि सकारात्मक में हम कोई चीज़ देते हैं और नकारात्मक में हम कोई चीज़ को, किसी चीज़ को हटाते हैं, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है, इसी से आप समझ जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि पुरस्कार प्रदान किया है, यह कौन सा पुनर्बलन है? तो ध्यान रखना है, ये द्वितीयक पुनर्बलन है, द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि प्राथमिक में हमारी जैविक अक्षमताओं की पूर्ति होती है। अगर कहीं पर आपको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है, किसी ने आपको पानी पिला दिया, ठीक है, और उससे आपके कार्य में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, आप ग्राउंड में खेल रहे थे, आप प्लेयर हैं, खेल रहे थे, आपको बहुत प्यास लगी, टीचर ने आपको पानी पीने की परमिशन दी, आपको पानी दे दिया, पिला दिया, और उससे आपकी फिर से एनर्जी आ गई और फिर से आप उसी तरीके से अपनी अनुक्रिया करने लगे, तो वो क्या है? प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है, जहाँ पे हमारी भूख, प्यास, नींद, इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, जैविक, ठीक है, जैविक, इसीलिए हम इसको जैविकीय आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे जन्मजात या फिर आप कह सकते हो कि जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुनर्बलन, और जहाँ पे हम प्रशंसा, प्राइज़ या जो भी चीज़ें हम दे के किसी अनुक्रिया को बढ़ाते हैं, देकर, ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं, तो देकर जब हमारी अनुक्रिया में बढ़ोतरी होती है जैविक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, तो वो किस में आ जाएंगे? द्वितीयक पुनर्बलन में,
ठीक है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पुनर्बलन की। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? ये भी एक पुनर्बलन है। यहाँ पर भी हमारी अनुक्रिया में बढ़ोतरी होगी, पर यहाँ पर हम किसी चीज़ को हटा देंगे, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मान लो इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो क्या होगा, मेरी अनुक्रिया में, मेरी इस कार्य में रुचि भी कम हो जाएगी, हो सकता है मेरी अनुक्रिया बंद भी हो जाए। तो क्या करते हैं, इस गर्मी को हटाने के लिए इस रूम में एसी लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने गर्मी को हटाया है अपनी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। इस वर्ड पर फोकस करना है कि नकारात्मक पुनर्बलन में हम किसी चीज़ को हटाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि दंड जो है, इस पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये पूछा भी जाता है कि दंड जो है ये कौन से पुनर्बलन का उदाहरण है। तो देखिए, दंड ना तो नकारात्मक पुनर्बलन है और ना ही सकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि कई बार दंड देने से जो अनुक्रिया है वो रुक भी जाती है। हाँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि कई बार हम दंड से, ठीक है, वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे पिटाई किए बिना नहीं पढ़ते, ठीक है, पिटाई करवा के उनको बिठाओ तभी वो पढ़ना शुरू करते। तो कहीं पर तो जो दंड है वो एक पुनर्बलन की तरह कार्य करता है और कहीं पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। बच्चा उस काम से बिल्कुल ही हट जाता है जिसके लिए उसको दंड मिलता है। तो इसीलिए दंड को हम पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने दो तरह के पुनर्बलन की बात की है। यहाँ पे हम कोई चीज़ देते हैं जैसे प्रशंसा, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है, बच्चे का नमस्ते करने पर उसको चॉकलेट दे देना, ठीक है, जिससे अनुक्रिया में बढ़ोतरी हो। और नकारात्मक पुनर्बलन में हम कोई चीज़ हटाते हैं, ठीक है। जैसे सर्दी में हम स्वेटर पहन लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, रूम में हीटर लगा लेते हैं, फिर आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो रज़ाई से निकला नहीं जाता। तो जहाँ पे हम किसी चीज़ को हटाते हैं, धूप में निकलने के लिए गॉगल्स लगा लेते हैं धूप से, कि हमारी जो धूप में जो क्रिया करने की जो प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं वो स्लो ना हो, ठीक है, वो वैसे ही रहे। तो जहाँ पर हम किसी चीज़ को हटाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, नकारात्मक पुनर्बलन का, ठीक है। तो कौन कौन से मेन पॉइंट बने, देखो, स्किनर ने पुनर्बलन की हमें अवधारणा दी थी। अगर आप पुनर्बलन की सूचियों की, तो स्किनर ने हमें पुनर्बलन की अनुसूचियाँ दी हैं दो, उन पर भी बात करते हैं। पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। पुनर्बलन सूची में ये कहते हैं कि पुनर्बलन दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो होता है सतत, एक होता है आंशिक, ठीक है। इसको आप कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो, इसको आप पार्शियल बोल सकते हो, ठीक है। ये कहते हैं ऐसा पुनर्बलन जो हर कार्य पर दिया जाए, ठीक है। जैसे अगर आप मतलब बच्चा लिख रहा है, ठीक है, उसको पूरा एक पेज पर 1 लिखना है, तो जितनी बार भी वो 1 लिख रहा है उसको आप हर बार बोल रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। मतलब हर कार्य के पश्चात, हर एक्टिविटी के पश्चात जब हम उसको पुनर्बलित करते हैं तो वो होता है सतत पुनर्बलन, ये कंटिन्यूअसली दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है आंशिक पुनर्बलन, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो ये अंतराल के आधार पर होती है, एक अनुपात के आधार पर होती है, ठीक है। एक अंतराल के आधार पर, एक अनुपात के आधार पर, ठीक है। एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात और दूसरा अनिश्चित, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक निश्चित अंतराल और एक अनिश्चित अंतराल, अनिश्चित अंतराल, ठीक है। तो देखिए, आंशिक पुनर्बलन यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या है कि जब हम किसी फिक्स इंटरवल के बाद, जैसे किसी वर्कर को 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, आंशिक पुनर्बलन का, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो अनुपात पुनर्बलन, अनुपातिक पुनर्बलन, एक अंतराल, ठीक है। तो अनुपात में ये कहता है एक निश्चित अनुपात,
ठीक है, कि आप 5 के बाद दोगे, 10 के बाद दोगे। जैसे बोर्ड की परीक्षा में होता है कि 5 में मेरिट मिलेगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर 10th में लोगे तब मिलेगी, 12th में लोगे तब मिलेगी। ठीक है, ये एक निश्चित अंतराल है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता। आप 2 के बाद भी दे सकते हो, 4 के बाद भी दे सकते हो, सीधा 15 के बाद भी दे सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग के लिए अनिश्चित अंतराल को अनिश्चित अंतराल और निश्चित अंतराल में भी सेम है कि यहाँ पे टाइम की बात होती है। ठीक है, आप 5 दिन में जब टेस्ट ले रहे हो तब दोगे। ठीक है, महीने 10 दिन के बाद जब लोगे तब दोगे, मतलब यही कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे रेशो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रेशो की बात हो रही है। तो देखिए, सतत और आंशिक में तो आंशिक को बेस्ट माना जाता है, बेटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को बात बात पर पुनर्बलित कर रहे हो, बार बार उसको बोल रहे हो बहुत अच्छा किया, बहुत ही होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अनुक्रिया की जो दर है वो स्लो ही हो जाती है। ठीक है, उसका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और एक जब आंशिक, एक जब पार्शियल पुनर्बलन जब उसको मिलता है तो वहाँ पे भी देखिए अनिश्चित अनुपात और जो अनिश्चित अंतराल होता है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता कि कब मिलेगा। और एक चीज़ जब फिक्स हो जाए कि हाँ मैं इतने के बाद मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है, इतने टाइम के बाद मुझे मिल ही जाना है, तो वहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं जो दर है, अनुक्रिया की जो दर है वो अनिश्चित के कंपैरिजन में स्लो मानी जाती है। ठीक है, अच्छे दोनों हैं बट अनिश्चित को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं, ये चीज़ थी यहाँ पे समझने वाली। ठीक है, तो स्किनर ने पुनर्बलन की अनुसूचियों में 2 अनुसूची बताई, एक सतत और एक आंशिक। सतत में हम कंटिन्यूअसली हर बात पर पुनर्बलन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम समय समय पर जब भी ज़रूरत लगती है हमें तब हम देते हैं। जैसे महीने पर सैलरी मिलना, महीने के आखिर में सैलरी देना, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आखिर में जो सैलरी मिलती है वो किसका उदाहरण है, आंशिक पुनर्बलन का। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने आज बात की है आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन किया था 1915 में सीएल हल ने। इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, और चूहे के को एक भूल भुलैया में रखा था, इसलिए हम इसको भूल भुलैया का सिद्धांत भी बोलते हैं। यहाँ पर बात हुई है कि अगर आप किसी उद्दीपक से अगर अनुक्रिया की बढ़ोतरी हो रही है तो वो क्या है, पुनर्बलन कहलाता है, इसलिए हम इसको उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसको गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको जैविक आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चालक की बात हुई है। ठीक है, किसी चालक के लिए आप जब कार्य को करते हैं, ठीक है, तो वो चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य नाम थे जिसको मैं चाहती हूँ कि आप थ्योरी के साथ ही समझ जाएं। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो बन रहे हैं वो यही है कि पुनर्बलन की अवधारणा जो दी है वो किसने दी है, बीएफ स्किनर ने दी है। इन्होंने अनुसूची दी है सतत और आंशिक। ठीक है, और पुनर्बलन 2 तरीके से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और एक मेन पॉइंट है कि दंड ना तो सकारात्मक पुनर्बलन है और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन की खासियत है कि उसमें हम किसी चीज़ को हटाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया गया कि कोई व्यक्ति धूप में कार्य करने जा रहा है, तो उसने धूप में जाने से पहले चश्मे पहन लिए, गोगल्स पहन लिए, धूप से बचने के लिए गोगल्स पहन लिए, कैप पहन ली या छतरी ले ली, तो यह किस प्रकार का पुनर्बलन है। तो देखिए उसने यहाँ पर धूप को हटाया है। ठीक है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन में हम कोई चीज़ देते हैं, प्रशंसा देते हैं, पुरस्कार देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ हटाने की बात होगी नकारात्मक पुनर्बलन में, और सकारात्मक में हम कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।